Let's start. Hello everyone. मैं डॉक्टर वंदना रविंद्रन. मैं एक रिसर्च फेलो हूँ ऑस्लो यूनिवर्सिटी में एट द डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी एंड ऑल्सो मैं एफिलिएट हूँ ग्लासगो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो सेंटर फॉर वायरस रिसर्च में. मेरा रिसर्च एरिया फोकसेस करता है उन वायरस जो कैंसर के कारण है. और आज के सेशन में मेरे साथ है डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल जो कि है क्लिनिशियन आयरलैंड में. Thanks, Pramod, for joining in this session. Thanks, Vandana, and thanks for having me. तो जैसा कि वंदना ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल है और मैं आयरलैंड में एज अ क्लिनिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं एक क्लिनिशियन भी हूँ और एक रिसर्चर भी हूँ. मेरे पार्ट ऑफ क्लिनिशियन के लिए मैं मेंबरशिप ऑफ कॉलेज ऑफ आयरलैंड एंड मेंबरशिप ऑफ कॉलेज ऑफ यूके किया हुआ है. और मेरा जो अदर हाफ है जो कि रिसर्चर है मेरे अंदर, दैट इज जैसा कि मैं बता रहा था कि मैंने रिसर्च किया हुआ है, ट्रांसलेशनल रिसर्च. तो मैंने पीएचडी भी किया हुआ है. थैंक यू. तो आज के ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड-19 along with some of the biological aspects of it. पहले तो I would like to talk about what is a virus. And then we can go about with the clinical side of it. Viruses जो हैं बहुत ही simple organisms हैं जिनमें एक set of instructions या code है जो either DNA या RNA होता है. SARS-CoV-2 जो है ये एक enveloped virus है जिसमें उसका जो code है like machinery वो एक RNA फॉर्म में है और उसमें कई प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स और RNA जो है उसको प्रोटेक्ट करता है एक आउटर मेम्ब्रेन. और ये जो मेम्ब्रेन है वो फैट्स या लिपिड से बने हुए होते हैं. और इसीलिए हैंड वॉशिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम डिसइंफेक्टेंट्स लाइक सोप या अल्कोहल यूज करते हैं तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये टूट जाता है एंड वायरस उसकी स्ट्रक्चर लूज करता है एंड वो लेस इन्फेक्टिविटी होता है या इट इज ऑलमोस्ट डेड, इट कैन नॉट स्प्रेड. और इसीलिए हैंड वॉश जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर माना जाता है. कोरोना वायरसेस में 7 टाइप्स हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं. 4 कॉमन कोल्ड के कारण है और 3 जो सार्स, मर्स और कोविड-19 है वो मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज के कारण है. SARS-CoV-2 में बैट्स वाज द होस्ट, यानी कहाँ से वो स्प्रेड हुआ है. पर अभी भी वी आर ट्राइंग टू सी वेदर ये डायरेक्टली बैट्स में से स्प्रेड जंप हुआ है या कोई और इंटरमीडिएरी ऑर्गेनिज्म है जिसमें कई स्टडीज में पैंगोलिन को माना जाता है कि उसके द्वारा ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है. बट इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं एंड द क्लिनिकल पार्ट ऑफ इट ये डॉक्टर प्रमोद हमें और बताएंगे. So Pramod, काफी सारे नए symptoms आए हुए हैं and there's like a huge list of symptoms. So how would you differentiate कि COVID-19 patients में like asymptomatic और फिर pre-symptomatic and symptomatic? So जैसा कि तुमने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया वायरस का इवैल्यूएशन के ऊपर, और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत जरूरी बात है कि जो ACE2 रिसेप्टर है पहले वो देखना है कि ACE2 रिसेप्टर कहाँ पे है. तो आप देखें कि ACE2 रिसेप्टर जो है वो नेजल फेरिंग्स जो कि पीछे है, मुंह के पीछे है, जो नेजल म्यूकोसा है वहां पे है और लंग सेल्स के ऊपर है. तो इसलिए वायरस को ऑब्वियसली सबसे ज्यादा प्यार जो है वो इस पार्ट से है. इस कारण से जो ज्यादा सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं वो यही है कि खांसी, कफ, ठीक है, सांस फूलना, दमा होना और फीवर, क्योंकि फीवर बॉडी उसको रिएक्ट करता है क्लियर करने के लिए. इसके बाद जैसा कि है कि जो ACE2 रिसेप्टर है विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरी सेल, मैमल सेल हैज दोस रिसेप्टर्स. इस कारण से ये वायरस जो है किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है. जैसे कि आप देखें लोगों को स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट भी एक सिम्टम है. लोगों को हेडेक होना वो भी एक सिम्टम है. और कुछ लोग जो हैं वो काफी सिक हो सकते हैं, जैसे कि उनको किडनी प्रॉब्लम हो जाए या फिर स्ट्रोक हो जाए. ये तो हम बात करते हैं जो बड़े लोग हैं. जो बच्चे हैं उनमें क्या हो सकता है कि उनमें या तो कोई भी सिम्टम नहीं हो या तो बहुत ही सीवियर सिम्टम हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं MISC, MISC. उसका मतलब है कि मल्टी सिस्टम
इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चिल्ड्रन। उसमें बच्चों के आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, होठ फट सकते हैं, और पैर पे, जिसको हम कोविड टोज बोलते हैं, तो डॉट्स ऑन ऑन द टोज। तो ये तो हो गया जो कि सिम्टोमेटिक जो प्रेजेंट करेंगे। आप उसके आगे का देखें, वो हो गया प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक केसेस। अब कौन प्री सिम्टोमेटिक होगा और कौन सिम्टोमेटिक होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि जो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं, हार्ट कंडीशंस हैं, वो सब में आप बोल सकते हैं कि वो सिम्टोमेटिक होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक्सपोज हुए हैं किसी से, इन केस you are, there's a high likely chance that you will go through the asymptomatic phase and then develop to, आपको सिम्टम आने लगेगा। तो ओवरऑल ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिम्टम है, और जैसे जैसे हम लोग ज्यादा जान रहे हैं इस वायरस के बारे में, दिसंबर 19 से लेकर आज तक नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं। So because ये transmission like asymptomatic भी like are possible to transmit the disease, तो इसमें possibilities क्या है कि कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस कैसे रोकेंगे। एसिम्टोमेटिक से हम लोग ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट शेडर्स या एसिम्टोमेटिक शेडर्स, वो क्या करते हैं कि वायरस अपने कफ से या अपने स्नीज से किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, फिर किसी ने वहां पे टच किया, तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। या फिर आप बहुत किसी के क्लोज थे, उन्होंने छींका और चला गया, तो दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो ये क्या हो गया, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो गया। ड्रॉपलेट मतलब कि आप छींका, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं दैट इज ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, और वायरस उस पर बैठा हुआ था, और वायरस आपके अंदर चला गया, आपके नोज से चला गया। और जो 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 वनरेबल पेशेंट्स हैं, जिनको अंडरलाइन कुछ कंडीशंस हैं, उनमें वो सिम्टम कर रहा है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, वो उसको क्लियर करने में सक्षम है, दे आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग द वायरस और कीप द वायरस इन कंट्रोल, तो वो अभी भी एसिम्टोमेटिक फेजेस में है। नए रिपोर्ट्स में ये भी है कि देयर इज लाइक मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण है। एक है दैट इज साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसमें अपनी ही इम्यूनिटी इतना ओवरवेल्म्ड होता है, और दूसरा ये भी है कि वायरसेस जो है दूसरे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल मल्टी ऑर्गन फेलियर? सो वेरी गुड। इसमें हम लोग ये, जैसे जैसे आपने बताया पास्ट के बारे में आपने बताया, अब हम लोग प्रेजेंट में देख रहे हैं कि जो सिम्टम हो गया है, तो थैंकफुली अगर आप इंडिया में जैसे देखें, इंडिया में अभी 10 लाख केसेस हैं एट द मोमेंट, और 10 लाख केसेस में अभी हम लोग पीक पे नहीं पहुंचे, द ग्राफ इज स्टिल गोइंग अप। तो उसमें से 6 लाख केसेस, सो 60% पेशेंट्स हैज रिकवर्ड थैंकफुली, बट 25,000 पेशेंट्स हैज डाइड, तो विच इज लेस देन 1% जो इन्फेक्टेड हैं, तो वो मर रहे हैं लोग। बट अगेन इवन एक भी डेथ फैमिली में कैन बी डिवास्टेटिंग एंड इज डिवास्टेटिंग। और जो मरते हैं वो इसी कारण से मरते हैं कि उनमें क्या होता है, सेप्सिस हो जाता है। एंड सेप्सिस इज व्हाट, कि जब वायरस आता है, जब वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद रेप्लिकेट करता है बॉडी में, जब वो रेप्लिकेट करके डैमेज कर देता है लंग के लाइनिंग को, लंग के एपिथेलियल सेल्स को, या ऑल्फैक्टरी नर्व्स के एपिथेलियल सेल्स को, या किडनीज को, बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। और ये हर कोई लोग जो है वो इम्यून सिस्टम किसी ना किसी लेवल पे करेंगे, चाहे वो हेल्थी हो चाहे वो इम्यून सप्रेस्ड हो। द बॉडी फर्स्ट दे ट्राई टू फाइट दिस जर्म एंड क्लियर इट, न्यूट्रलाइज इट। इस दौरान क्या होता है कि जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो इम्यून मैकेनिज्म है, दे स्टार्ट टू रिएक्ट ओवरवेलमिंगली एंड इनफेवरेबली अगेंस्ट बॉडी इटसेल्फ, और उसमें क्या होता है कि बॉडी को डैमेज कर देता है। तो दे आर मीडिएटेड बाय so many different immune humoral immunity which is again lot of cytokines, तो इसलिए वो cytokine डैमेज करते हैं। और आगे अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट में, तो we can talk about different rationale of this damping this cytokine storm. We have a quick question from प्रसून श्रीवास्तव कि एयरबॉर्न के लिए कितना डिस्टेंस जरूरी है? ये जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, पहले इसको समझना जरूरी है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या डायरेक्ट ट्रांसमिशन से। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिट, जैसे कि मैंने बताया कि जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। एक जो फुल स्टॉप है
उस फुल स्टॉप में 1 मिलियन वायरस आ सकता है, तो इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो। लेकिन जो ड्रॉपलेट है उसमें क्या है कि डायरेक्ट जो वायरस पार्टिकल है वो खुद शेड हो रहा है। अभी तक ऑब्वियसली कोई एथिकल नहीं है कि आप लोगों को बोले कि आप 1 मीटर में खड़े रहे, 2 मीटर में खड़े रहे और आपको हम एक्सपोज करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन लेबोरेटरी सेटिंग्स में ये पाया गया है कि द फर्दर यू आर द लेसर द ट्रांसमिशन इज। कोई एग्जैक्ट नंबर अभी तक नहीं है। एग्जैक्ट नंबर जो बोला गया है 6 meters इज फॉर एयरबोर्न ट्रांसमिशन एंड 2 meters फॉर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। लीना घोष के एक क्वेश्चन है, why some people develop mild symptoms while others develop severe symptoms? Is it only immunity or there is more to it like genes? Obviously जो immunity है that is a part of genes. Genes जो है वो हम लोग का सेल का ब्रेन है। सेल जीन्स ऑर्डर देगा तभी इम्यून एक्टिवेट होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन के दो पार्ट में आंसर दूंगा। पहले यस, इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट और इम्यूनिटी के कारण ही बॉडी फाइट कर पाता है इन अ कंट्रोल फैशन। बट एज यू सेड कि जीन्स भी इंपॉर्टेंट है और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है कि जो वायरस है वो मेल में ज्यादा इफेक्टेड है और फीमेल्स में कम है। तो उसको आप इसलिए बोल सकते हैं कि मेल में जो एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, मेल का अगर आप कैरियोटाइप देखेंगे जिसको वो XY होता है और फीमेल का कैरियोटाइप होता है XX, और जो इम्यून जीन्स हैं वो X क्रोमोसोम पे भी होते हैं। तो इस कारण से एक एक्स्ट्रा X होने से देयर इज एन एडेड एडवांटेज। दूसरी बात है कि जो कोई क्यों क्लियर कर पाता है उसका दूसरा कारण ये भी है कि अंडरलाइंग कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे किसी को पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, किसी को पहले से ही शुगर की दिक्कत है, किसी को पहले से ही ब्लड प्रेशर था मालूम नहीं है या कभी चेक नहीं किया, किसी को स्मोकिंग इंजरी हो चुकी है। ये सब कारण से ग्लोबल टोटल पिक्चर के ऊपर लोग बॉडी फाइट करने की कोशिश करते हैं। और बिहेवियरल भी है, लोगों के बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी है, जो सोशल एस्पेक्ट्स बोलते हैं हम उसको, कि कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा रिस्की बिहेवियर लेने के प्रोन होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा कॉशियस होते हैं। तो उस कारण से भी द पीपल हु हैव दोस फेवरेबल कंडीशन वो माइल्ड हो जाते हैं। कुछ है जिसको अनफेवरेबल, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे वो एनवायरमेंटल हो, वो अनफॉर्चुनेटली get sicker. So nothing straightforward, but there is a lot of things which are modifiable and there are some aspects which are non-modifiable. And also to add to it कि genetic studies हैं जो आइसलैंड में छोटे से population में किया गया है देखने के लिए कि genetically is there any difference, और वो बहुत ही छोटे size में like sample size में किया गया है. So there is no clear reason why, but this is something that scientists are still looking into it. Next quick question, Divakar Gupta, those who have compulsions to go out for the day-to-day jobs, what could be the best preventives? दिवाकर, ये जो है बहुत ही सेल्फ अपने ऊपर आ गई बात। अब इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स नॉट अबाउट एनीबडी एल्स। सो हम अपने को बदल के हम सिस्टम को बदल सकते हैं, ऐसा हो गया है। तो जो बाहर जा रहे हैं पहले तभी जाएं जब बहुत नेसेसरी है। जो आप अगर जा रहे हैं तो 6 फीट की दूरी बनाए रखें, किसी भी कपड़े से मुंह को ढक के जाएं, ठीक है, और आके जरूर हैंड वॉश करें, रेगुलरली हैंड वॉश करें। So basic preventive measures जो health guidelines के दिए है वो follow करना बहुत ही important है। Next question, Shilay Sinha, what is the optimum number of samples that can be pooled for RT-PCR? I am not the right person to answer this क्योंकि मैं wet lab techniques नहीं करती हूँ, मेरा काम computational है। So Pramod, do you have any idea as to the optimum number of sample size that they pool for RT-PCR? Sample size, you mean amount of sample? Sorry, just to clarify that, is it the amount of sample they are talking on the? Yeah, I think number of samples. Yes, the number of samples. If I understand RT-PCR, जो है वो like it's done in a large scale here, so I'm not sure if we have a specific number of samples that is to be pooled. Okay, we can come back to that question later. But what is important is that this RT-PCR sample is taken from a swab to the back of the nose, ठीक है? तो जहाँ पे मोस्ट लाइकली वायरस का होना जरूरी है और मोस्ट फिजिबल है। तो इसमें यह है कि जब स्वाब डाल रहे हैं तो आप उसको 10 सेकंड वहां पे रखें ताकि जो वायरस जो नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन है वो स्वाब में आ जाए, फिर उसको आप लैब में ले जाएं।
इसका दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि 1/3 ऑफ द केसेस में फॉल्स नेगेटिव होता है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको वायरस हो सकता है लेकिन वो लैब में डिटेक्टेड नहीं हुआ है, तो इट इज कॉल्ड लेवल डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड। जैसे कि बंदना ने बताया, द वायरस, कोरोना वायरस इज अ आरएनए वायरस। तो इसको हम लोग पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर डीएनए में हम इसको पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कॉपीज बनाते हैं। तो अलग अलग लैब के अलग अलग थ्रेशोल्ड्स हैं। Some lab runs it for 30 cycles, some can run up to 40 cycles. तो उसके बाद वो डिटेक्शन देखते हैं कि वो डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इट इज नॉट अबाउट डिफरेंट पर्सन, इट नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स एक आदमी से आप सैंपल ले रहे हैं। आपसे अगर सैंपल लिया गया है तो सैंपल शुड बी टेकन प्रॉपरली, शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द लैब प्रॉपरली, और जब वो लैब में जा रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो उसके ये सब फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो टेस्ट डिपेंड करता है और रिजल्ट डिपेंड करता है। तो अगर इसमें एक ही आदमी को देखते हैं हम लोग पूरे सैंपल को नहीं देखते हैं। तो अगर आप सेंसिटिविटी देखें, विच इज चांसेस ऑफ रॉन्गली सेइंग नो इज अबाउट 70%। तो मतलब 1/3, 1 in 3 test can be negative, still the person is positive. If that answers Shaile's question a bit. Another question is by Vishal Unadkat, who says, is it possible that a person without any symptoms can be affected by virus and transmit corona to others? हाँ विशाल, और दिस इज द रैशनले, यही रैशनले है कि हम लोग 2 फीट दूरी बनाए रखते हैं लोगों से। हम लोग यही रैशनले है कि हम लोग मास्क पहनते हैं। तो माई मास्क, जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, अगर वो मास्क पहनेगा तो वो किसी और को नहीं देगा। तो मेरा मास्क आपके लिए, आपका मास्क मेरे लिए। ये नहीं सोचे कि अगर आपने मास्क पहना है तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, ये मास्क आप दूसरों को नहीं देंगे। तो ये बहुत जरूरी है ये चीज जानना कि आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स इसीलिए मास्क पहनते हैं ताकि वो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन को रोक सके। और अभी हम लोग जानते हैं कि एयरबॉर्न, यस दैट्स करेक्ट। क्विकली, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे फॉलोइंग इसमें आएंगे, तो आई मे नॉट बी एबल टू टेक एवरीवन्स क्वेश्चंस एंड वील जस्ट गो अहेड विद द डिस्कशन। बेसिकली वी नो दैट मल्टी ऑर्गन फेलियर हुए हैं, बट वी आर आल्सो नाउ सीइंग रिपोर्ट्स कि पोस्ट जो लोग को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, कोविड-19 हो चुका है, उनमें बाकी इलनेसेस अभी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वी हैव ओनली गॉन थ्रू 6 months ट्रायल, 6 months फेस इसमें। So what are the other side effects like after the COVID-19 disease? Yeah, so that again brings to, I like this talk because here we are talking, हम लोग past, present, future की बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जो दो पार्ट में बांट सकते हैं आप इस पेंडेमिक को। एक वो लोग जिनको SARS-CoV-2 वायरस डिटेक्टेड हुआ है, मतलब वो इन्फेक्टेड थे, और एक वो लोग जो कि इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन उनको इस पेंडेमिक की मार झेलना पड़ रहा है। तो एज अ कम्युनिटी दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बोलता हूं कि जो इन्फेक्टेड हुए हैं खुद, तो उसमें जैसे माना गया है कि लॉन्ग टर्म सिक्वेल अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, ये दोनों एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो फिजिकल हेल्थ में जैसे बोला गया है कि लोग हमेशा लोगों को पीपल आर स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ क्रॉनिक हेडेक्स। तो उनको हेडेक रहता है, वो कभी पहले हेडेक नहीं हुआ, ये न्यू हेडेक है, और कोविड-19 के बाद उनको ये सिक्वेल हो गया। दूसरा चीज मेमोरी प्रॉब्लम, क्योंकि वायरस, ये देखा गया है कि वायरस तो ब्रेन को नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन जो इम्यून सिस्टम के कारण ब्रेन में चेंजेस आए हैं, सटल चेंजेस। जो आदमी जितना सिक उतने ज्यादा चेंजेस, तो वो मेमोरी प्रॉब्लम उनको हो सकता है। तीसरा चीज कि उनकी रिकवरी के कारण वो दे कैन बी फटीग, वो फटीगेबिलिटी बहुत रहता है, थके रहते हैं। जो पहले जो इन्फेक्टेड हुए, जो मार्च में इन्फेक्टेड हुए, वो आज भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि आज भी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया एक एस्पेक्ट, और लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट वी हैव टू सी। फिर मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट जो कि दोनों को कवर करता है। लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, जिनको इन्फेक्ट हुआ उनको दिमाग में लगा रहता है कि यार मैं दोबारा से इन्फेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा कोई किडनी तो खराब नहीं हो गया, मैं कितना बार टेस्ट कराऊं। तो ये सब चीजें उनको सोचना पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट इज आल्सो अफेक्टिंग पीपल्स लाइफ। और जो दूसरा सबसेट पॉपुलेशन है, जो कि उनके आसपास के लोग हैं और उनके वाइडर कम्युनिटी वाले लोग हैं, जो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, घर पे हैं, या फिर जो जॉबलेस हो गए हैं, जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के फॉलोअर, जो कि स्टूडेंट्स जिनका 10th का बोर्ड या फिर एंट्रेंस एग्जाम, तो दे आर वेरी वेरी अपसेट
So that is also a price we have to pay for this pandemic. Again, these are all mid-term results. We have to wait for a longer term follow-up. एक और क्वेश्चन था निमेशिका वेंकटेशन से, जिन्होंने ये पूछा है कि कुछ ऐसे हैं कि फूड से क्या ये ट्रांसमिट हो सकता है, या किसी कोई कोविड ने फूड को छुआ और उससे फैल सकता है क्या? निमेशिका, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. इट ऑल डिपेंड्स कि वहां पे ट्रांसमिशन रेट कितना ज्यादा है. तो जहां पे डिजीज का रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे चांसेस ये है कि जो ट्रांसमिशन बहुत इजीली होगा. तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो आपको उस जो आप आलू खरीद के लेके आए या जो आप टॉय खरीद के लेके आए बेबी के लिए, उससे हुआ है कि आप जब बाजार गए थे उससे हो गया है. लेकिन जहां तक WHO का रिकमेंडेशन है, WHO जो है अभी तक ये बोल रही है कि वी डोंट नो एंड इट्स वेरी अनलाइकली कि जो ट्रांसमिशन है वो ऑब्जेक्ट से होगा. तो अगेन we have to see that avenue, we have to wait and see. Things are evolving very fast. At the moment जो common practice यही है कि human to human transmission है, उसमें आप जो public health measures है, 2 मीटर की दूरी, cough etiquettes, hand hygiene and a face covering, तो उसको मान के चले. कुछ लोग social aspects है उसमें. कुछ लोग जो हैं सब्जी लेके आएंगे, सब्जी को धोएंगे बहुत ज्यादा, या फिर दूध वाले को घर में नहीं आने देंगे या काम वाली को नहीं आने देंगे. It all depends कि आप किसके साथ हैं. अगर आप vulnerable person हैं, आपके माता पिता या आपके सास ससुर या आपके भाई बहन जो कि elderly हैं, उस केस में we would say yes, a precaution is the key. आयरलैंड में या यूके में they started what they call cocooning. Cocooning का मतलब ये है कि एकदम जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या जिनको शुगर का प्रॉब्लम है और जो elderly above 70 years है, उन लोगों को बोला गया कि आप जब पीक पे था पैंडेमिक, जब रिप्रोडक्शन रेट 2 पॉइंट प्लस था, जब दो आदमी को दे सकता था, 2-4 को देगा एक्सेट्रा, उस टाइम पे ये बोला गया है कि आप एकदम आइसोलेट कर लें. बहुत सारे ड्रग्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट 1000 ड्रग्स की स्क्रीनिंग चल रही है. कुछ ड्रग्स जो हैं उनको रीपर्पस कर रहे हैं, यानी वो कोई और डिजीज में उनको यूज किया है और अभी कोविड के इसमें कर रहे हैं. एंड क्लिनिकल सेटिंग में ऐसे बहुत 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं. एक रिकवरी यूके का, जहाँ पे ऑलमोस्ट 14,000 पेशेंट्स को रैंडमाइज टेस्ट किया गया था, और दूसरा WHO का सॉलिडारिटी. और इनमें से काफी सारे आउटकम्स आए थे जो आपने क्लिनिकल सेटिंग में यूज किया है. उसमें से क्या उसके डिटेल्स दे सकते हो आप? तो जैसे थैंकफुली इस पेंडेमिक ने हमें बहुत चीज सिखाया है. हमने 6 महीने में हमने इतने ज्यादा ड्रग्स ट्रायल कर लिए हैं. कुछ नए ड्रग्स हैं जो कि वायरस को टारगेट करने के लिए है, ठीक है. कुछ जैसे कि रीपर्पस मेडिकेशंस हैं. तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नए ड्रग्स अगर आप मार्केट में लाएंगे तो उसमें और ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दे गो थ्रू अ रिगोरस प्रोसेस. लेकिन जो रीपर्पस ड्रग्स हैं उसमें इसका ये फायदा है कि दे आर ऑलरेडी इन यूज, वी नो अबाउट देयर सेफ्टी, लेकिन एफिकेसी उनका ट्रायल में हम लोग कर रहे हैं. तो जैसा कि आपने बताया कि WHO का सॉलिडरिटी ट्रायल है, यूके का रिकवरी ट्रायल है, फ्रांस में जो INSERM है उनका डिस्कवरी ट्रायल है. तो बेसिकली वो देख रहे हैं कि 6-7 आर्म्स डिफरेंट ड्रग्स, दे आर ट्रायल इन अ पैरेलल मैनर. तो इसमें एक कैविएट में आपको ये बताऊंगा कि दे आर नॉट हेड टू हेड ट्रायल्स. नंबर 1 कि ये एक ड्रग को दूसरे ड्रग के अगेंस्ट टेस्ट नहीं कर रहा है. नंबर 2 इसमें ये बात है कि दे आर नॉट ब्लाइंडली डबल ब्लाइंडेड इन द सेंस कि जो क्लिनिशियन जो कि मैं डायरेक्ट प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, आई नो दिस ड्रग कि मैं किसको दे रहा हूं, और जो ले रहा है दे आल्सो नो कि उसको ड्रग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो जैसे गुड इन समरी जो टॉप ड्रग्स हैं वो हैं डेक्सामेथाजोन, जो कि एक स्टेरॉइड है. उसको आप टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं या इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं. एक ड्रग है विच इज कॉल्ड टोकिलिजुमाब, जो कि अगेन साइटोकाइन के ऊपर आता है, स्पेसिफिक IL-6 बाइंडर जो कि IL-6 को कम करता है. एक ड्रग कॉम्बिनेशन है रिटोनावीर और लोपिनावीर. ये दोनों जो हैं हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट यूज होते हैं. दूसरा आर्म है प्लाज्मा, कॉन्वोलेसेंस प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है. कुछ हैं जिसमें एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, कुछ है जिसमें कि हम लोग रेमडेसिविर दे रहे हैं. तो देयर आर डिफरेंट बोथ ट्रायल्स, रिकवरी और सॉलिडरिटी, दोनों में कुछ पेशेंट्स कुछ ड्रग कॉमन है, कुछ न्यू है. तो
ऑब्वियसली क्लिनिशियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसको कौन सा ड्रग दें और कौन सा नहीं दें. सो फार व्हाट वी नो इज ये सब सारे ड्रग जो हैं दे आर इन व्हाट वी कॉल इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन. सो ये सब सारे ट्रायल बेसिस पे, रिसर्च बेसिस पे. तो किसी भी ड्रग को आप अपने आप ना लें, हॉस्पिटल सेटिंग में ही लें. नंबर 1. जो गुड न्यूज है विच इज डेक्सामेथासोन, ये पाया गया है कि जो पेशेंट्स यूके में वेंटिलेटर पे है या जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, मतलब वो इस लेवल तक सिक हैं कि उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, उसमें अगर आप डेक्सामेथासोन देंगे तो मोर्टेलिटी कम है. तो इट्स अ वेरी गुड ड्रग फॉर वेरी सिक पेशेंट्स. अगेन व्हाट इट डज इज it an steroid, it reduces your inflammation. Inflammatory, yeah. बट ये भी इसी ट्रायल में और डेक्सामेथासोन में ये भी पाया गया है कि जो पेशेंट ऑक्सीजन पे नहीं है, अगर उसको आप ये मेडिकेशन दे देंगे तो दे आर डूइंग वर्स. तो उसमें लोग ज्यादा सीवियर हो रहे हैं. तो व्हाट वी आर सेइंग इज, आप जब तक ऑक्सीजन पे नहीं जा रहा है या जब तक आप वेंटिलेटर पे नहीं है, तब तक कीप डूइंग कंजर्वेटिव मेजर्स, सपोर्टिव मेजर्स. आप उसके किडनी को सपोर्ट करें, ऑक्सीजन दें, ठीक है, उसके यूरिन को प्रोडक्शन करें, लेकिन उसके बाद देन यू माइट गिव डेक्सामेथासोन. तो वेरी इट्स अ गुड थिंग इज वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट ड्रग्स विद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. बट अगेन जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, Yes. रीपर्पस ड्रग है, वेरी गुड. जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी वेरी टारगेटेड, क्योंकि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है that attacks the lysosome. क्या होता है कि जिसमें आरएनए जाके अटैच करता है, और लाइसोसोम इंडस्ट्री है जहां सारा रॉ मटेरियल बनता है वायरस के लिए. तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जाके उसका पीएच को चेंज कर देता है, तो लाइसोसोम इनफेक्टिव हो जाता है. अगर आप पेपर पे थियोरेटिकली सोचे, इट्स अ टॉप रैशनैलिटी टू यूज दिस. अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट कम आउट एज प्रॉमिसिंग, और इवन इट इंक्रीजेस मॉर्टेलिटी, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि हार्ट प्रॉब्लम है, उससे एरिदमिया हो सकता है, उससे लोग मर सकते हैं. एंड ऑल्सो ये 2 ट्रायल्स जो है उससे काफी कुछ पता चला कि जो हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विन है इतना हाइप किया हुआ है, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट था भी नहीं. तो आई थिंक ऐसे ट्रायल्स की ये आउटकम वाज रियली इम्पोर्टेंट टू नो. Yes, that's a good thing of the outcome कि negative trials are also appreciated. Unfortunately, ज़्यादा negative trials report नहीं होते हैं. There is a bias in publication. But जो hydroxychloroquine वाला trial जो publish हुआ है, that is at least it added to our knowledge. एक और क्वेश्चन है रमेश राजन से. कोविड seems to affect differently for different people. Does the mutated nature of COVID-19 mean there would need to be more than one variant to the antidote? I think Vandana, you can answer that question better than me, to be honest. So basically RNA viruses जो हैं उनमें पाया जाता है कि म्यूटेशंस हैं, पर कोविड में अभी तक एक म्यूटेशन है, और जो सेकेंड म्यूटेशन है, इफ आई रिमेम्बर फ्रॉम T to A और A to G आई गेस, जो अमीनो एसिड को चेंज किया है, ये सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ है. बट वी स्टिल डू नॉट नो वेदर म्यूटेशंस, ये 2 ही स्टडी है जो like epidemiological study किया हुआ था with samples from US and UK, and there is still no evidence as to how would the mutation actually change the course of the disease. This is still ongoing, and abhi tak I think we have around 30,000 sequences of the virus itself, and people are looking into it. Yeah, so इसका clinical aspect ये है कि if we are making a vaccine which is actually targeted against a specific type, और अगर वायरस म्यूटेट कर जाता है, then that vaccine might not work. तो इसलिए एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो है, रमेश, इज अ गुड पॉइंट कि we need to know about, जैसे वंदना ने समझाया कि जो स्मॉल सटल चेंज हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो. एक और शिलय सिन्हा, what is the minimum possible time frame to complete vaccine trials? Yes, so we are coming to that point. ये है कि जो antibody response है ये ज्यादा नहीं है, but still we are into convalescent plasma therapy, और that ये जो antibody response है वायरस का, ये 3 to 4 months से ज्यादा है नहीं. So how effective would be the convalescent plasma therapy in this case? जो convalescent plasma therapy है, it is a type of treatment, और it's also जैसे कि बताया कि जो recovery trial है
उसका एक आर्म में कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी इंक्लूडेड है। अभी रिजल्ट्स उसके आए नहीं हैं, लेकिन जो चाइना में दे डिड अ पायलट स्टडी जिसमें उन्होंने जो रिकवर्ड पेशेंट्स थे उनके बॉडी से एंटीबॉडी निकाले, और वो एंटीबॉडी आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, और वो क्या करेंगे कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो प्लाज्मा को कंसंट्रेट करके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज उन्होंने फिल्टर किया और वो वेरी सिक पेशेंट्स को दिया इन द होप, और ये सोच के कि वो जो जब बने बनाए एंटीबॉडीज आएंगे जो कि बॉडी के एम्यूनिशन है, बॉडी के बंदूक हैं, वो वायरस से बाइंड हो जाएंगे और वायरस को इनएफेक्टिव कर देंगे। तो बेसिकली कॉन्वलेसेंस प्लाज्मा थेरेपी इज अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें आप बने बनाए ड्रग दे रहे हैं ताकि जो वायरल्स को न्यूट्रलाइज कर दें। द पीपल आर व्हेन दे आर सिक वी आर गिविंग देम 2 doses up to 3 doses of plasma of the convalescent plasma. It can, so जैसा कि बताया कि अगर आपने अपनी इम्यूनिटी बनी है वो 3 महीने में कम हो रही है, तो आप सोचें कि अगर आप किसी और के इम्यूनिटी दे रहे हैं तो दे जस्ट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, दे जस्ट ओनली गिवन टू वेरी सिक पेशेंट जो बहुत सिक हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। बट अगेन मैं इसमें ये बात बोलूंगा कि आप प्लीज अगर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हो या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या एजिथ्रोमाइसिन हो, कोई भी करंट ट्रीटमेंट है जो आप सुनते हैं मीडिया में, उसको आप तभी लें जब डॉक्टर से सलाह परामर्श करने के बाद। ये नहीं कि आप प्लाज्मा थेरेपी, आपको सुनने में आया कि वहां पे प्लाज्मा थेरेपी हो रहा है, मेरा कोई सिक है या मैं सिक हो जाऊंगा, आप जाके प्लाज्मा थेरेपी खरीदें, तो प्लीज 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 वो ना करें, क्योंकि ये सब जो है दे आर ऑल ट्रायल ड्रग्स एक्सेप्ट डेक्सामेथाजोन, कि डेक्सामेथाजोन को प्रूव किया है, पर इसलिए प्लाज्मा थेरेपी में आप इट्स नॉट अ वैक्सीन, द ट्रीटमेंट। राधा वेंकटेशन का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स कैचिंग कोविड अगेन? So Radha, that bridges us कि जैसे पहले हमने बताया कि जो इम्यूनिटी है, रिसेंटली जो यूके की स्टडी है जो गेज थॉमस हॉस्पिटल ने किया है, उन्होंने देखा है कि आफ्टर 3 months जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो रहा है, जो एंटीबॉडीज हैं वो उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, नंबर 1। और जो ज्यादा सिक था उसका जो एंटीबॉडी है वो ज्यादा दिन तक रह रहा था, जो कम सिक है उसका इम्यूनिटी कम दिन तक रह रहा है क्योंकि उसका टाइटर कम है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आपको रीइंफेक्शन होगा कि नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स, टू बी ऑनेस्ट वी डोंट नो, व्हाट वी नो इज बॉडी कैन फाइट इट, बॉडी कैन क्लियर द वायरस, लेकिन ये नहीं बता सकते कि आप रीइंफेक्शन के क्या चांसेस हैं। तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो जाए, अगेन आपको पब्लिक हेल्थ मेजर्स को मानना पड़ेगा। मिहिर ठक्कर का एक पोस्ट है कि will the sequencing of developing symptoms be always gradual in all cases, or is there possibility that an asymptomatic person be in a normal condition for some days after affecting and get sudden breathing problems rather than developing normal symptoms like fever, cough, etc.? Or does this depend on personal immunity only? I think he means to say that कोई माइल्ड कंडीशंस नहीं दिखाई दे और डायरेक्टली ड्रास्टिक सिम्टम्स दिखाई दे। हाँ मिहिर, बहुत पॉसिबल है कि जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक पेशेंट देखें कि सिक हुआ है, फिर थोड़ा और सिक हुआ है, थोड़ा और सिक हुआ है, उसके बाद रिकवर कर गया या फिर बहुत सिक हुआ। नो, दे कैन प्रेजेंट एज ए सेड, वो हिमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम से आ सकते हैं, क्लॉट बन सकते हैं, तो दे कैन प्रेजेंट एज अ स्ट्रोक, उनको लकवा मार सकता है। दे कैन प्रेजेंट इन फुल मिटेंट रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी सेप्सिस तुरंत हो सकता है उनको। तो यस, सस्पिशन शुड बी वेरी हाई, चाहे वो तुरंत सिक हुआ हो चाहे वो ग्रेजुअली सिक हो रहा हो। इट कैन वेरी, इट कैन टोटली वेरी, एंड पार्टली जैसा आपने बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द इम्यून सिस्टम एंड पार्टली आल्सो डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स। Quickly, and the most important thing, like, yes, how far are we with our vaccine trials? Almost 200 वैक्सीन ट्रायल्स गोइंग इन पैरेलल। एक है वी नो मेडोर्ना जो यूएस का है और फिर चाइना का है, एंड ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। So how are we to a realistic deadline now? Very likely that we will have vaccine, a successful vaccine. That's a very, very high probability. It takes long time to check कि वैक्सीन सेफ है और वैक्सीन एफिकेसियस है। तो इन जनरल जैसे जो ऑलरेडी वैक्सीन हैं, जैसे मीजल्स, मम, रुबेला है या पोलियो वैक्सीन है, वो उन लोगों को करीबन 10 साल लग गए अप्रूव होने में। लकीली जो कोविड-19 का वैक्सीन है, जैसे कि मेडोर्ना वैक्सीन है या फिर एम्पीरियल कॉलेज वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, या इंडिया का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, दे आर इन रैपिड प्रोग्रेशन। सो बेसिकली
the trials are going even in simultaneously in a sliding fashion, कि phase 2 trial और phase 3 trial together चल रहे हैं. जो production है already start हो चुका है, just they are kept in hold कि अगर trial approve होगा तो वैक्सीन रिलीज हो जाएगा. जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी ऑथराइज किया हुआ है, जो ड्राफ्ट है वो सब बना हुआ है, ताकि जो जितने भी रेड टेप्स है वो हम बाईपास कर सके. जो सारे वैक्सीन हैं दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. इतने सारे जो 20 वैक्सीन हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, thankfully it's not fight against one another, it's fight against the virus. It's the main aim ह्यूमैनिटी को बचाना, ताकि हम लोग फिर से वापस क्रिकेट मैच देखने जा सकें, फिर से वापस सिनेमा हॉल जा सकें, कि हम लोग सेफ जाएं और सेफ वापस आए. ये तभी होगा जब वैक्सीन है. तो आई कैनॉट से अ टाइमलाइन टू बी ऑनेस्ट, बट होपफुली अर्ली नेक्स्ट ईयर और मे बी मिड नेक्स्ट ईयर वी वुड सी. बिकॉज अगर वैक्सीन आ भी गया, ये भी एक बात है ना कि वैक्सीन आप किसको देंगे, पहले आप किनको देंगे. जो बहुत सिक होने वाले हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि एल्डरली बुजुर्ग, उनको देंगे, कि बच्चों को देंगे, कि प्रेग्नेंट वुमन को देंगे, या हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे, कि एम्बुलेंस वाले को देंगे. तो वो भी आगे देखना पड़ेगा. विद ऑल वी विल नो, द डेटा विल कम फ्रॉम द फेज 3 ट्रायल, जबकि उसमें कि अलग अलग सब ग्रुप्स में देखते हैं, देन वी कैन clarify that. But again, one thing I will say is we are hopeful कि वैक्सीन होगा, वैक्सीन will work. And second thing is, in the meantime, just try to focus what's present. अभी क्या चल रहा है उस पे फोकस करें, जो पीक है उसको दबाने का कोशिश करें. Yeah, and also politically, because H1N1 के टाइम पे ऐसे था कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले वैक्सीन डेवलप किया था, पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ऑस्ट्रेलिया में. फिर आया था यूएस में, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था यूएस में. बट द होल पॉइंट इज टू अचीव एन हर्ड इम्यूनिटी. For the whole population of 8 billion people, we need 60%, which means like almost 4 billion people need to be vaccinated. So there is manufacturing aspects of it as well, which plays an important role. But latest, I think Oxford vaccine जो है, that has been successful in their trial 3 and are saying they may be out in December or early next year. A question from Saroja Amudan ये है कि is there a time frame when we can expect this virus to die naturally? पहले लोगों ने ये सोचा कि जो गर्म कंट्री है वहाँ पे वायरस नहीं होगा, क्योंकि चाइना में वुहान प्रोविंस था, वहाँ पे कम था. लेकिन जो साउथ कोरिया, सिंगापुर, वो गर्म कंट्री था, तो वहाँ पे नहीं हुआ. It was they only control the virus because of their strict public health measures. स्वीडन में they are trying कि वायरल जो है अपना नेचुरल कोर्स करेगा, they will follow the natural course and then people will get, as Vandana was saying, the herd immunity, and then it will be protected. It's all depends कि हम लोग उसको कैसे suppress करें. We cannot clear the virus ever, to be honest. अगर आप ये सोचते हैं सरोजा कि वायरस हमेशा चला जाएगा, वायरस कभी नहीं जाएगा. वायरस हमेशा रहेगा, लेकिन हम उससे आइदर फाइट कर लें, जीत जाएं, या सेकेंडली हम उसको हार्ड इम्यूनिटी बना दें. हार्ड इम्यूनिटी मतलब ज्यादातर लोग इम्यून हो जाएं और कुछ लोग जो हैं वो इम्यून नहीं हो, उनको कभी वायरस नहीं हो, लेकिन वो बाकी लोगों के आसपास रहें जिनको इम्यून हो गया है, या फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की पूरा ह्यूमैनिटी वैनिश हो जाए. बट वायरस विल बी देयर, दे आर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे विल बी देयर. सो आई डोंट थिंक वी विल बी एवर हम लोग वायरस को क्लियर कर पाएंगे. One quick question from Ashish Brahmbhatt is, people are talking about self-immunity against COVID-19. So does that mean few human bodies have already developed antibodies against coronavirus? Or does it mean that they have strong immune response against its symptoms only? Yeah, so we still don't know about this virus much. We are learning a lot about it now. So I don't think we have a definite answer to your question, Ashish, unfortunately. But Ashish, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आ बैल मुझे मार, ऐसा नहीं. I don't think we should do COVID parties जैसे कि यहाँ पे Western culture में है. We should not do anything like that. So yeah, and a question from Shamla Keshavan is, considering the current situation in India, can we say we are coping better due to our inbuilt immune system, or whether our home remedies are helping, or there is no truth in that? Are we good, bad, or bad as other countries? And Shamla, I would say that we have different challenges. हम लोगों को we live very close. हम लोगों के घर जो बने हुए हैं बहुत पास में हैं. कुछ जगह में we don't have proper
hygiene, okay? कुछ जगह में है कि we are rely too much on Ayurvedic, homeopathic, और कुछ जगह पे है कि we are very 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 resistant to any change in our life. तो जो present scenario है वो तो ये है कि what we are seeing the numbers, it is really bad. We are number 3rd in the whole world. अगर 1.3 billion में जो अभी जो current rate है, we have infected less than 1% of the population, but that is a huge really absolute number. 10 लाख लोग infected हैं, 25,000 लोग मर गए हैं. Our health system is not ready, it's not coping well. We cannot cure or give proper treatment. कि हम लोग उन लोगों को ढंग से देख नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, डॉक्टर्स खुद बीमार पड़ रहे हैं. तो there is a greater imbalance. Well, जब तक वो सब चीज हम लोग इस पैंडेमिक से अगर हम लोग निकले तो we should focus on this matters, I would say. मैं ये बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ये है कि आप जो इतना भी रिवॉल्विंग और इवॉल्विंग साइंस है, रिवॉल्विंग में जो घूम घूम के बात आती है और इवॉल्विंग की नई नई बातें आती है, तो प्लीज बी वेरी कॉशियस. आप साइंस वाइंस के बैकग्राउंड से हैं तो प्लीज ट्राई टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन. इज इट ट्रू? डज इट मेक सेंस? एंड शुड आई अप्लाई इट इन माई लाइफ और नॉट? ये 3 चीजें अगर आप अपने आप को पूछेंगे तो यू विल बी एक्चुअली वेरी सेफ एंड यू विल बी प्लेइंग योर पार्ट. तो साइंस इवॉल्व कर रहा है, बट उस पर आप ट्रस्टवर्दी सोर्सेस को यूज करें. फेक न्यूज ना फैलाएं और फेक न्यूज को दबाएं. दैट व्हाट आई वुड से. As Dr. Pramod said exactly कि reliable sources ही देखे जाए, reliable information से ले. एंड इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप, इस पे जरूर अगर कोई सिम्टम्स आप है तो उस पे रिपोर्ट करना और उस पे ट्रैक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपके लोकल जो भी अथॉरिटीज के बनाए हुए एप्स है या प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करना इज रियली इम्पोर्टेंट. सो आई थिंक दैट्स इट. Thank you everyone for joining in and have a lovely evening.